दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस महामारी से अभी तक 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7 लाख 90 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका, ब्राजील और भारत में हुई है। भारत में अब तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 27,67,273 पहुंच गई है। इसके अलावा 52,889 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। कोरोना नियंत्रण में कभी नजीर बने राजस्थान में भी अब हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। कोरोना से प्रदेश में अभी तक 64,676 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 908 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें जयपुर में सबसे ज्यादा 236 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन युवाओं को कोविड-19 की तय गाइडलाइंस से बेपरवाह, बिना मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के देखा जा सकता है। हालांकि बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग जरूर कोरोना को लेकर एहतियात बरत रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि युवाओं को अपनी इम्यूनिटी पर ज्यादा भरोसा है। तो डरने की बात तो सीरियसली है इसमें, लेकिन क्या करें, माहौल ऐसा हो रखा, मास्क वगैरह 2 बार लगा के 2 बार गिला हो चुका है वो, और उसी मास्क को हम यूज करेंगे तो आई थिंक वो भी गलत है। बारिश की वजह से मास्क लगा के मास्क गिला हो चुका, अगर मास्क गिले मास्क को हम यूज करेंगे तो वायरस उसके ऊपर है, वो हम ज्यादा और इनटेक करेंगे, इसलिए मास्क को अवॉइड कर रखा राइट नाउ। कोरोना तो बहुत महामारी है देखो, और इससे बचना, स्वस्थ रहना और अपनी सुरक्षा करना, यही बचाव है। पब्लिक है जो मास्क नहीं लगा रही है, अपने खुद को और अपने परिवार को। आपने भी लगाया बहुत ही जी मैं बस अभी आई हूँ। मास्क लगाओगे? जरूर। कोरोना संक्रमण का प्रकोप जब देश और प्रदेश में शुरुआती दौर में था, तब लॉकडाउन लगाने से निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगी। हालांकि आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए बाद में सरकारों को लॉकडाउन खोलना पड़ा और सरकार ने जनता को संदेश दिया कि अब कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना को लेकर रोजाना नई नई भ्रांतियां आ रही हैं। एक तरफ सरकार सैनिटाइजर, मास्क को अनिवार्य बता रही है, तो वहीं कई विशेषज्ञ मास्क से ऑक्सीजन की कमी और सैनिटाइजर के इस्तेमाल से कई चर्म रोगों का खतरा बता रहे हैं। दूसरी ओर जनता भी खुद मानने लगी है कि कोरोना के भयावह हालात से निपटने के लिए सरकारों के पास कोई तैयारी ही नहीं है। ऐसे में सरकारें अब लोगों को दिलासा दिलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। मास्क 24 घंटे मास्क लगाए हैं तो सर वो जी घबराता है, और बाइक पे वैसे ही हवा ज्यादा लगती है, इसलिए नहीं लगा रखा। तो जो कोरोना वायरस महामारी है, इससे कुछ डर नहीं लगता? अब डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, और कुछ बारिश का मौसम था इसलिए वो भीग गया, इसलिए नहीं लगा पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा उड़ा रहे हैं, और ये LNT वाले जितने भी मजदूर हैं बिना मास्क के काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। और एक ग्रामीण से जो ग्रामीण लोग आ रहे हैं, ऑटो वाले बहुत पैसे ले रहे हैं, इस पर भी RTO वालों का बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, उस पर कुछ करना चाहिए। क्या बोलना है साहब, यहाँ तो प्रशासन खाली लूट खसोट कर रही है, खाली 200 रुपये चालान के पीछे लगी पड़ी है। लोग बाग बस अपना सोशल डिस्टेंस रख नहीं रहे, और ग्रामीण इलाकों का भी कुछ है ही नहीं कि क्या करना है अपने को। जब देश में कोरोना ने दस्तक दी थी, तब तो कोरोना से हर कोई डर रहा था। लोगों को घरों में रहने की बात कही गई, लेकिन जब अपनी बात से मुकर सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉक में बदल दिया, तो लोगों ने कोरोना को लेकर शायद अपनी टेंडेंसी भी बदल ली। ऐसे में सरकार को कोरोना के लिए निर्देशित गाइडलाइंस की सख्त पालना कराने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे जिसने समाज को ये कहें कि एक सीमित दायरे में सिमटा करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की।
कोई किसी के जाना पसंद नहीं कर रहा, कोई किसी को बुलाना पसंद नहीं कर रहा। एक ऐसी दीवार कोरोना ने खींच के रख दी है जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, हमारे संबंध प्रभावित हो रहे हैं, हमारा समाज प्रभावित हो रहा है, पूरा देश प्रभावित हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 30 जनवरी को जब WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया, उसके बाद में निश्चित रूप से अवेयरनेस भी आई। हर मुल्क अपने लिहाज से जो बेहतर कर सकता है करने की कोशिश भी की गई। लेकिन जब गिने चुने केस रहे, निश्चित रूप से अगर ये सब कुछ नहीं होता तो मैं मानता हूं सरकारों की इस कवायद को कि आज हम भयावह स्थिति में पहुंच सकते थे, जैसे ट्रंप साहब ने अमेरिका को धकेल दिया। लेकिन हम काफी कुछ बचे हुए हैं इस स्थिति। लेकिन एक बड़ा सवाल पब्लिक चौराहे पे खड़े होकर के आम चर्चा में, मॉर्निंग वॉक पे ये करती है कि जब डरने का वक्त था तो जब डर नहीं होना चाहिए तो उस वक्त तो हमें डरा के रख दिया, और जब डरने का वक्त है तो हमें खुला छोड़ दिया। तो ये एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है समाज के बीच, इसे हम कैसे देखें? क्या वास्तव में डरने का वक्त है कोरोना से, या फिर कोरोना का मुकाबला इसी तरह से जो नजारे अभी हमने दिखाए, कोई मास्क नहीं लगा रखा, वो कहीं पे थूक रहा है, कोई बिल्कुल झुंड में खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक बीड़ी को 3 लोग पी रहे हैं, एक सिगरेट को 3 लोग पी रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका कितना प्रभाव पड़ रहा है, केवल चालान काटने से कितना अवेयरनेस हो पा रहा है। चलिए तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पंकज जोशी साहब भाजपा के सीनियर लीडर हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवेंद्र शास्त्री साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रुद्रदेव पांडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप एक राजनीतिक शख्सियत है, उसके अलावा एक जर्नलिस्ट भी हैं। जो स्थितियां बन रही हैं, मैंने जो सवाल आपको बताया है, एक चौराहे पे चलते हुए एक आम राहगीर का सवाल है, मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए एक आम महिला का सवाल है कि जब डर पैदा किया उस वक्त तो हमें कुछ नहीं, और आज जब डरने की स्थिति आ रही है तो बिल्कुल सबको खुला छोड़ दिया गया। गाइडलाइन बनाई गई है, सरकारों ने बनाई होगी, WHO ने भी बनाई है, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जैसे कोई डर ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तो भ्रम फैलाया जा रहा है जबरदस्ती का, ताकि महंगी दवाइयां हम खरीद सकें। इस तरह की चीजें हैं, इनका मुकाबला कैसे करेंगे हम? देखिए योगेंद्र जी, बहुत अच्छा विषय आपने और बहुत ही सामयिक चुना है कि अब जब देश में कोरोना का संक्रमण जो है वो बहुत जबरदस्त अपने पीक पे लगभग पहुंचने को है, और हमारे यहाँ पर अब उसके प्रिकॉशंस के तौर पे जो कुछ भी करना है उसमें अब हम लोग अनलॉक पर चले गए। मतलब हमने अब खुला छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम पहले ही थक गए। हमसे कुछ गलतियां शुरुआती दौर में हुई। देखिए, इसमें वैसे किसी सरकार को दोष देना मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती होगी कि उस वक्त कोरोना के प्रकोप के बारे में डॉक्टर्स को भी बहुत अच्छे से पता नहीं था कि ये कोरोना क्या चीज है, कितना ये भयंकर इसका संक्रमण होगा, किस तरह से इससे बचा जाएगा, ये सारी चीजें थी। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह का पैनिक शुरुआती दौर में फैलाया गया, उसमें अगर थोड़ा सा हमारे रहनुमा जो हैं थोड़ा सा ध्यान दे करके सोच लेते आगे की, कि भाई जब आप लॉकडाउन करेंगे तो लोगों के खाने पीने रहने की जो व्यवस्थाएं, हिंदुस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके संदर्भ में उसका सॉल्यूशन देने के बाद हम लोग उस पे जाते, तो शायद वो जो एक ट्रेजिक जो पीरियड गुजरा जिसमें बहुत लोगों की जानें गई, रोजगार गए, वो तो अलग बात है, तो वो शायद नहीं होता। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे जो लीडरशिप है, हमारी जो सरकारें हैं और हमारा हेल्थ जो पूरा लवाजमा है, वो इस लड़ाई में मुझे लग रहा है कि बहुत पिछड़ रहा है। आज भी देखिए, एकमात्र दिल्ली ऐसा स्टेट है जहां पर कोरोना को नियंत्रित किया जा सका है, और उसमें कल हमारी अरविंद केजरीवाल जी से लाइव बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये बताया कि बहुत सिंपल है और हर स्टेट कर सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो कोरोना है इसके अंदर 2 तरह का ट्रीटमेंट है। एक तो जब सांस ऑक्सीजन आपके शरीर में घट जाती है उसके बाद मौत होती है आदमी की, तो आपने अगर टाइमली उसको ऑक्सीजन दे दिया तो उसकी जान बच जाएगी। दिल्ली में यही किया गया कि सबको उन्होंने, जो बीमार हुआ उसको ऑक्सीमीटर दे दिया गया, उसको जैसे ही वो डेंजर जोन में गया उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे दिया गया और उसकी जान बच गई।
हमारे यहाँ आज भी राजस्थान में आप देख लीजिए इस पैटर्न पे काम नहीं हो रहा है। और अब आम आदमी पार्टी खुद जो है हर स्टेट में इस पैटर्न पे जा रही है, ऑक्सीमीटर लेकर के घर घर जाकर के पेशेंट को अलर्ट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जिस तरीके से लड़ना चाहिए सरकारों में वो अवेयरनेस आज भी नहीं है, दिमाग लगाकर इसकी लड़ाई से नहीं लड़ा जा रहा है। बिजनेस वाले बिजनेस कर रहे हैं और राजनीति वाले राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक की सेवा नहीं हो रही है। आज देखिए दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो ऑक्सीजन दे सकते हैं आप और दूसरा पैरासीटामोल दे सकते हैं जब आपके बुखार है। इसके अलावा तीसरा कोई ट्रीटमेंट कोरोना का है नहीं, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। ये भी अगर आप पूरे तौर तरीके से नहीं दे सकते हैं तो आप मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसको खतरे में डाल रहे हैं, आप देश की रेवेन्यू बिगाड़ रहे हैं। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि पूरा देश की पूरी सरकारें दोषी हैं और वो समझदारी से काम नहीं कर रही। मैं आऊंगा आपके पास में, पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। मैं पुरोहित जी आपके पास आना चाह रहा हूं। दिल्ली निश्चित रूप से देखिए, दिल्ली और मुंबई ऐसे स्टेज पे चले गए थे कि लोग देखने लगे थे कि क्या होगा इसका। दिल्ली ने काफी कुछ कंट्रोल किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली ने मिलकर के खुद गृह मंत्री अमित शाह भी अरविंद केजरीवाल के साथ उतरे, पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की उन्होंने वहां पे। तो एक मुझे लगता है कि चाहे अदावत पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकती है, लेकिन हम जनजीवन जिसके लिए हम राजनीतिक दल कर रहे हैं, बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सरकार बनो किसके लिए बना रहे हैं? जनता के लिए। उस पोजीशन में हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आज भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से कई रोल मॉडल राजस्थान ने भी तैयार किए, बनाया भी, लेकिन आज हम अच्छी स्थिति में नहीं ये कह सकते हैं। बेशक हम ये कहें कि हेल्थ मिनिस्टर ये कह करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हो कि हम अच्छी स्थिति में हैं, बेहतर हैं, लेकिन ये नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि एक भी आदमी अगर जान दे रहा है, उसकी जान जा रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये हम ये नहीं कह सकते कि उनसे बेहतर है, उनसे बेहतर नहीं। एक भी व्यक्ति की जान बड़ी कीमत होती है, उसकी बड़ी कीमती है। ये कहें कि उसके परिवार से उनका हाल पूछिए। आज कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल, उन्होंने चिंता जाहिर की है, बुलाया बाकायदा रघु शर्मा को, पूछा उनसे कि क्या हालात हैं राजस्थान के, क्या हम दूसरे लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं या फिर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इतनी समीक्षाएं, कौन सा चैन है जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे या उस चैन को आगे तक बढ़ता जा रहा है। हम केवल ये कह के गाइडलाइन करते कि मास्क नहीं लगाएगा 200 रुपए का उसका चालान होगा। हम स्थिति नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं, 1300 को क्रॉस करते जा रहे हैं। ये आंकड़ा कम होना चाहिए था, बढ़ता जा रहा है। फिर कैसे देखें इसे? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हम ऐसे देखें, या तो राष्ट्रीय इसको आपदा मान लें या स्टेट्स का कंपैरिजन मान लें। अब अभी शास्त्री साहब बड़े सीनियर हैं, इन्होंने कहा भाई दिल्ली की तारीफ कर दी। शुरुआत में दिल्ली का कितना क्रिटिसिज्म हो रहा था, दिल्ली का क्या हाल हो गया था, दिल्ली जाने से डरने लग गया था लोग कैपिटल में, हिंदुस्तान की कैपिटल में, और राजस्थान की तारीफ हो रही थी सब जगह। तो मीडिया कुछ भी कह सकती है, मीडिया को आप भूल जाइए, मीडिया के चक्कर में बहुत ज्यादा बहस में जाना है। राजस्थान का भी शुरू में रोल मॉडल राजस्थान ही बना था पूरी दुनिया में। HCQ टैबलेट देने से ही ठीक हो रहे थे लोग, उसको अमेरिका मांगने लग गया था। ये जयपुर के डॉक्टर्स नहीं कर दिखाया था। और ये जो वायरस जो होता है योगेंद्र जी, आपको अभी डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह समझाएंगे जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तो ट्रीटमेंट हो जाते हैं, वायरल्स की कोई वो नहीं होती मेडिसिन। वायरल अपने हिसाब से म्यूटिगेट करता है जगह जगह। अब इसका क्या नेचर हो जाएगा? आज महाराष्ट्र में उसने कहर बरपा दिया, अभी यूपी में बरपा रहा है, कहीं तमिलनाडु, तो पता नहीं ना कहां म्यूटिगेट कैसे हो जाएगा। तो इसमें किसी स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सारी स्टेट्स अपनी तरफ से पूरा प्रबंध कर रही हैं। अब राजनीति करने का समय तो है नहीं साहब, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया कर दिया इस समय, अशोक गहलोत जी ने नहीं किया। अशोक गहलोत जी ने भी उनके समय अनुसार बहुत बढ़िया किया, पल्ला नहीं झाड़ा रघु शर्मा जी ने। आज भी रोज मीटिंग ले रहे हैं, बुखार हल्का सी तबियत भी खराब होती है उस पर भी ध्यान नहीं देते मुख्यमंत्री। और राजस्थान में 12-12 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मैनेज किया लॉकडाउन के दौरान भी। अब इसको अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आप ये देखिए कि 2 करोड़ टेस्टिंग हो चुकी पूरे देश में, 6 लाख रोज हो रही है। हर स्टेट को किसी को हम राजनीति करें, क्रिटिसाइज करें, वो नहीं है। पूरे देश में ये महामारी है और ये जो स्प्रेड हो रहा है ना, इसका रीजन, रूट कॉज पे ध्यान देना चाहिए, उस पर कोई नहीं दे रहा है। इसका रूट कॉज है जो मैं समझता हूं 2 मेन। वो एक तो पान गुटखा मसाला, अभी आप थूकने की बात कर रहे थे, 2-1.5 महीने लॉकडाउन रहा, पूरी सड़कें साफ हो गई थी। अब जगह जगह लाल थूक के कर दिया, तो थूक होता है, सलाइवा होता है, उससे इन्फेक्शन जाता है। रेजिडेंशियल एरियाज में आपने नर्सिंग होम्स, पैथ लैब्स, हॉस्पिटल्स प्राइवेट खुले हुए, उसमें आपके पेशेंट्स आते हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पूरे इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए कि आप गली गली में जगह जगह आपने अस्पताल खोल लिए तो वो इन्फेक्शन तो उस एरिया में फैलेगा ही फैलेगा।
ऐसे जो स्प्रेड होने की जो रूट कॉज है उस पर जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और अभी हम सुन रहे हैं चाइना में नया कोई वायरस डेवलप हो गया, अब वो दूसरा आएगा। हमारे यहाँ पे इबोला, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू सब बाहर से हैं। भारत में वायरल इन्फेक्शन कभी कोई क्रिएट नहीं हुआ। वरुण जी देखिए, सरकारों के प्रयास पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी मेहनत की होगी सरकारों ने, क्यों जनता के लिए सरकार और सरकार के पीछे ही जनता होती है। मैं इस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक आम आदमी, हम मीडिया पर्सन है, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोग पूछते हैं कि जब डरने का वक्त है तो खुला छोड़ रहे हो, जब डरने की जरूरत ही नहीं थी उस वक्त उस चैन को रोकने की आवश्यकता थी, हमें इतने घरों में पैक करके रख दिया। उसका रिजल्ट ये नहीं है कि हमने जो 40 दिन का होम आइसोलेशन कहें कि होम क्वारंटाइन कहें कि उसे लॉकडाउन कहें या जनता कर्फ्यू कहें या पब्लिक का कर्फ्यू, जो भी कहें उसे, कि 40 दिन तक हम लोग घरों में कैद रहे बेहतर कल के लिए, कि शायद कल ये चैन टूटेगी और हम किसी भी डर के बिना हम आराम से अपना काम कर पाएंगे। आज कोई भी आ रहा है, पिछले 20 दिन से 10 दिन से हालात ये हो रहे हैं कि लोगों में एक अलग डर पैदा होता जा रहा है कि क्या होगा इससे। अगर वास्तव में कोरोना का डरना चाहिए, कोरोना से जैसे कहा मोदी साहब ने कि पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, तो फिर अब पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी तो आज क्या हो रहा है, फिर हम लोग इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जनता को सिर्फ इसी तरह इसे डर में ही जीना पड़ेगा या कोई सॉल्यूशन होगा इसका? इस चैन को तोड़ पाएंगे, वापस लॉकडाउन में जाएंगे, कुछ तो तैयारी होगी। आप जो स्टार्टिंग की बात कर रहे हो शुरुआती दौर की, तो फिर वही अब मैं बोलूंगा तो पंकज जोशी जी कहेंगे साहब आप बार बार मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करो। मिसमैनेजमेंट जो शुरुआत में हो गया वो तो हो ही गया। आम जनता का सवाल कह रहा हूं सर, ये मेरी उपज नहीं है। हाँ, आपके लिए नहीं कह रहा, आम जनता भी कह रही है ये बात। लेकिन अगर आज मैं बोलूंगा तो अभी इनको एकदम से परेशानी होगी। मिसमैनेजमेंट तो अभी शास्त्री जी भाई साहब ने बताया, मिसमैनेजमेंट तो उन्होंने शुरू से ही कर दिया। शुरुआत में ही जो फरवरी मार्च में जो करना था उन्होंने नहीं किया, और जब आपके एम्स के डायरेक्टर ने और आईसीएमआर के कई लोग डॉक्टर्स ने सबने कहा कि भाई जून जुलाई में स्प्रेड हो सकता है, तो उस समय इनको रोकना चाहिए था। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू हो गया, तो सारी जो कंट्रोल है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। वो जो गाइडलाइन देंगे, वो जो बताएंगे, उसके अनुसार स्टेट्स को काम करना पड़ेगा। अब मैं बार बार मतलब अभी भी स्टेट केंद्र सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं या अपने लेवल राजस्थान में अभी भी कार्य हो रहा है। आप देखिए जयपुर में भी जहां जहां होता है, जितना संभव है उसी इलाके में कर्फ्यू लगा देते हैं, उस इलाके को पैक करते हैं। टेस्टिंग राजस्थान में आज भी खूब हो रही है। अब ये क्या जा रहा सर, आप कोई पैक नहीं कर रहा। आप तो घर में, जिस घर में कोविड का इन्फेक्टिव कोई भी मिलता है उसको भी कैद नहीं किया जा रहा, वो भी अपने खुला छोड़ा जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास में पंकज जोशी योगेंद्र जी, कल भी आ रहा था आपके टीवी चैनल पे, बागरोटा में उस गली में कर्फ्यू लग गया, ज्योति नगर में उस गली में कर्फ्यू लग गया। अब तो स्मॉल एरियाज में ही लगाना पड़ेगा, आप बड़े एरियाज में कैसे लगाओगे कर्फ्यू? फैलता जा रहा है, एक आम जनता का सवाल है। निश्चित रूप से आप भी समाज के अंदर, घर में भी लोग बात करते होंगे, गली में करते होंगे, आपके फ्रेंड्स करते होंगे कि 40 दिन हमें एकदम पैक किया गया। उस समय घर के रहे या लोग घरों में रहे, कोऑपरेट किया सरकार को भी एक इस उम्मीद के साथ में कि कल बेहतर होगा, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम इसे बहुत अच्छे नहीं कह सकते। हम केवल ये कहें कि फला मुल्क से हमारे यहाँ पे कम मौतें हो रही हैं, अगर ये कहें हम कि नहीं इस स्टेट में कम मौतें हो रही हैं, उस स्टेट में ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि ये बचाव का तरीका है बस। केवल पब्लिक संतुष्ट नहीं हो सकती इससे। तो कैसे देखें इसको, ये इसी तरह से विकराल रूप धारण करना चलेगा और हमें उसी के बीच जीना होगा या वापस लॉकडाउन की ओर जाएंगे? होगा क्या? देखिए शास्त्री जी ने बिल्कुल एक चीज ठीक कही कि देखिए ये जब ये वायरस आया था तब इसके बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि पहली बार ऐसा आया था पूरी दुनिया में आया था। और इसका जो इफेक्ट था, क्योंकि यदि आप कह रहे हैं कि पहले जब हमें बंद किया गया, यदि हम बंद नहीं रखते तो हो सकता है अमेरिका के पास तो इतने साधन संसाधन थे कि वो उसकी उतनी पॉपुलेशन को जो है इतना कर पाए, लेकिन शायद हमारे पास तो इन चीजों की भी कमी थी। तो हम उन चीजों पर जागे और उन चीजों पर जो जो चीजें थी, क्योंकि वो पहली बार हमारे साथ हो रहे थे, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी चीजें हो, पहली बार हो रही थी, उन चीजों के कई जगह जाकर के इन चीजों के इफेक्ट भी आए। कई जो डिसीजन थे वो कुछ जो है डिसीजन गलत भी, लेकिन ठीक ठीक गए। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली के अंदर जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देखिए बात इस चीज की नहीं कि सरकारों ने क्या किया, लेकिन बात सीधी सी है कि जनता जो है उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जनता महत्वपूर्ण है। और उस चीज के लिए एक आए और एक होने के बाद उन्होंने जो है एक इस पर रचना तैयार करी और धीरे धीरे करके आप देखिए दिल्ली जो है लगभग निश्चित रूप से दोनों के प्रयास से जो है एक ऐसी स्थिति पर आ गया कि जहां आज
केसेस की बात लोग कह रहे थे कि मुंबई जैसे हालात हो जाएंगे, दिल्ली का हो जाएगा, लेकिन आज जो है लगभग दिल्ली काफी अच्छी पोजीशन पर है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन बात इन चीजों की है कि क्या बेसिकली दो चीजें यहां पर बड़ी परेशानी है। एक बात है मेडिकल साइंस के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं एजुकेशन, वो लोग, और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग। बात इन चीजों में कि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन है किसी चीज को, जब आपको पता है कि ये इतनी बड़ी आपदा, ये इतना बड़ा जो है वो है, लेकिन आप देखिए उसके बाद भी यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन केवल जो है डाटा को यूटिलाइज कर रहा है और उन डाटा में लगा हुआ है, जबकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई इनको जो यूज करना है, इनकी जो चीजें हैं उनको जो है पहले इसमें क्रियान्वित होनी चाहिए। मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा कि जब आपने कहा कि आप सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं, विधानसभा सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं, आपने कहा 14 तारीख को सत्र बुलाएंगे, हम कोरोना पे चर्चा करेंगे। आप देखिए 14 तारीख को सत्र भी हो गया, कोरोना पे क्या हुआ, उल्टा 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक मेरे ख्याल में पोजीशन ज्यादा बचती हुई, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज इस तरीके से जो वीआईपी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज बनती है कि जब वीआईपी की ट्रीटमेंट, जब आप 5-5 रिपोर्टें आती हैं और जब रिपोर्टों में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव आती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा असमंजस जो है लोगों में बैठता है, और जब इस चीज की बैठती है तो लोग इसका जो है एक तरीके से, आपने जो कहा ना कि लोग इसको हल्के में ले जाने की कोशिश करते हैं, और हल्के में जब लेके जाते हैं तो इसका नुकसान जो है वो पब्लिक को सहन करना पड़ता है। तो बिल्कुल आपने बात की गई कि हल्के में नहीं ले जाना चाहिए। दूसरा, जो आज जिस तरीके की व्यवस्था है, आप बहुत शास्त्री जी ने बहुत बात की, बिल्कुल कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि एक ऑक्सीमीटर जो है वो होना चाहिए। आप प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 रुपए का खर्चा तो आप जो है उसके लिए डाल रहे हैं, लेकिन आप एक 1200 रुपए के, 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए का ऑक्सीमीटर जो है वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए सरकार ने क्लियर करो आप लोग को, मैं दो बातें मैं क्लियर करूं सभी को। देखिए, हमारा मकसद किसी से भी ये नहीं है कि एक सरकार दूसरे को नीचा दिखाए या उसमें से कुछ हम निकालें कुछ अपने उसके लिए गुनाह, मतलब ये नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि आगे क्या। हर कोई, आप भी देखिए समाज का अंग है, राजनीतिक दल में बात में है किसी में भी, आप भी समाज के अंग है। निश्चित रूप से हमारे घरों में भी बच्चे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं। एक बड़ी चिंता है, उसकी वजह कोरोना है। ये तो हम कब तक ये तबाही, एक तरफ तो जन हानि हो रही है, लोग दूसरी तरफ यह है तबाही, जिसका मुझे लगता है कि फिलहाल कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। और सरकारें कोशिश कर रही होंगी, या तो मॉनिटरिंग का कहीं ना कहीं को अभाव है, कोई तो ऐसी वजह है कि आज हम, जो भारत 10 देशों में भी नहीं थे कोरोना के इन्फेक्शन में, आज हम टॉप 3 में पहुंच गए। अमेरिका, ब्राजील और भारत, सबसे ज्यादा तबाही यहीं पे हो रही है। ये चिंता का विषय होना चाहिए। निश्चित रूप से हम कॉन्फ्रेंसेस करते हो, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जुड़ते हो, मुख्यमंत्री कलेक्टर से जुड़ रहे हो, लेकिन वो कोई इफेक्टिव नहीं नजर आ रहा अभी। अगर हम ये कहें कि नहीं आपका सोचना क्या होता है, मेरा सोच नहीं है सर, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मैं चौराहे की चर्चा बता रहा हूं जो लोग चर्चा करते हैं। और आज जंटी में मुद्दा भी इसी वजह से उठाया। सुबह से मैं सुन करके लोगों से, कल जब इवनिंग में जा रहा था तब भी लोगों को चर्चा करते हुए सुना है कि ये हालात बनते जा रहे हैं कि अब होगा क्या आगे। जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिनके यहां कोई अपने को खो चुका है, उन लोगों की उस दर्द को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को एहसास हो रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। टॉप 3 में पहुंच गए। कोई तो ऐसी वजह रही जिसमें हम ये कहें कि हमारे सिस्टम की चूक रही है, ये कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं एक बार में। इसे कैसे माने? हम चूक माने, पब्लिक की चूक माने? क्योंकि अगर आज ये कोई कहे कि हम बहुत बेहतर स्थिति में, तो मुझे लगता है कि भ्रम है हमारा। आज हम बहुत ही भयावह स्थिति में है कोरोना की वजह से। 3 मुल्कों में शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, ब्राजील और भारत, जिस ओर हम जा रहे हैं। तो इस स्थिति को हम कैसे देखें? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से पहले प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन किया था, कब की स्थिति में किया था जब कुछ भी नहीं हो रहा था। आज हम क्योंकि दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुके, पहले तीसरे नंबर के काफी टाइम से आ चुके हैं, लेकिन स्थिति गंभीर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 48,000 वेंटिलेटर दे देंगे, बन गए। कितने वेंटिलेटर चले गए? पंकज जी को कहे थे तो सुनने में बुरा लगेगा, नहीं दे पाए। आप साधनों को कब शुरू कर रहे हैं? जब कोविड शुरू हो रहा है तो कह रहे पीपीई किट बनाना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हमने सोचा ही नहीं था। देश के हालात गंभीर है, प्रदेश के हालात भी बहुत गंभीर है। राजस्थान में आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने 129 शहरी निकाय के चुनाव स्थगित कर दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव हो नहीं सकते, स्थिति गंभीर है, अक्टूबर के बाद में सोचेंगे चुनाव कराने की। तो जब, और उधर दूसरी तरफ विधानसभा में सरकार को सुरक्षित रखना है, इसलिए हमको विधानसभा का सत्र बुलाना है।
आपने विश्वास का प्रस्ताव लाए। आप शुरू में कहते थे राज्यपाल को कि मुझे विश्वास का मत लाना है, आपको बहुत कम टाइम में 2 दिन में 1 दिन का सत्र होता हो जाता। सही बात है। आज हम अभी तक पहले दिन हमने चर्चा कराने की बात नहीं की कोविड की चर्चा आप कब होगी? अब 21 का भी तारीख तय नहीं, 21 को भी कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि 21 को कराएं या कब कराएं। विधानसभा में आप देखिएगा कि कितने विधायकों को कोरोना की स्थिति हो रखी है। राजेंद्र राठौड़ के भाई को हो गया तो पता नहीं उनको होगा नहीं होगा, चेक कराया नेगेटिव है। आइए आप देखिए कि ये पवाराम विश्नोई है, ये कोविड है, विधानसभा में आए थे उस दिन, पता ही नहीं है कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं अंदर, और अब विधानसभा की बैठक हो रही है। गंभीर स्थिति को कुछ सोचना नहीं चाहता। देखिए आपके बगरू की विधायक है, उनके बेटे को हो रखा है, उनको भी हो सकता है। तो बहुत हालात अब विधायकों को, और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तो आज ही नेगेटिव हुए, तो एम्स में भर्ती थे जोधपुर में। तो देखिएगा अगर वीआईपीज को इतने सुविधा मिल रही है, वो तो भर्ती हो रहे, ठीक हो रहे, लेकिन आम व्यक्ति का क्या होगा? आम व्यक्ति के आज राज्यपाल ने बुलाया है। राज्यपाल तो शुरू से कह रहे थे कि हमें तो आपने कहा था कि कोरोना की स्थिति गंभीर हो रही है, इसलिए विधानसभा की बैठक स्थगित कर दी जाए, लेकिन अब कोरोना की चर्चा कराने के लिए आप विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए 4 बार विधायक आप राज्यपाल को कहते हो नहीं हमारा अधिकार है, हम बुलाएंगे, उनका 21 दिन का टाइम लेके बुला लो। लेकिन ये है कि हम सरकार को बचाने की नहीं कह रहे हैं वहां पर जाकर के, उनको सरकार के अंदर विश्वास मत लाना है, इसलिए हमको वो राज्यपाल को कहो कि बुलाने दिया जाए नहीं, क्योंकि हमको जब तक विश्वास नहीं था, सरकार निश्चित रूप से पिछले 1 महीने में जो गंभीरता होनी चाहिए थी। श्याम जी वापस आऊंगा आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं कोरोना का कहर। कोरोना देखिए, जैसे हम लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए प्रशासनिक प्लेटफॉर्म पे काफी बार चर्चाएं की गई हैं, और निश्चित रूप से हम ये सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन सवाल पब्लिक खड़ा कर रही है। उनका साफ कहना है कि 40 दिन जब बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन कि आप बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, उस दौरान हम बेहतर कल के लिए रुक करके रहे। अगर कहीं पे भी ये सुपर स्प्रेडर्स आ रहे हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा, या जिन लोगों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये संक्रमण है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, कोई तो ऐसी वजह है कि किस माध्यम से आ रहा है, हमें उस पर गौर फरमाना चाहिए। और वास्तव में जब आप इतने सख्त उसके साथ में पहले सबको रोक सकते थे, तो अब क्यों ना सुपर स्प्रेडर्स को रोका जा रहा है, उन लोगों को ध्यान दिया जा रहा है कि रोका जाए, उनको वापस से प्रयास किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सबको घरों में कैद कर दीजिए, बिल्कुल आपका रूट लाइन ठीक है कि काम भी चलना चाहिए, और हम इससे कैसे रोका जा सकता है उस पर भी कोशिश की जानी चाहिए। मैं एक छोटा सा एक यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि हम देखिए आज जिस स्थिति में हो सकता है कि लोग कहें कि क्या बात कर रहे हैं, हमारे में समझ नहीं है, कि निश्चित रूप से भारत में सब में समझ है। मैं इस पे आप लोगों की समझ पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य मान के चलिए कि दुनिया की तबाही अगर भारत नहीं देखता तो हमारी तबाही दुनिया देख रही होती है। अब तक ये तय मान के चलिए, हमें जो डर बैठा
ये भी बड़ी वजह रही कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब हमने तस्वीर देखी कि चाइना में क्या हो रहा है, ब्राजील में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमसे पहले जिस तरह की स्थितियां बनना शुरू हो चुकी थी, उसके बाद में जब हमें लॉकडाउन किया गया, हमारी कुछ चूक रही है। बाहर से जो लोग आए हमें उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो किस स्टेट में जा रहे हैं। वहां की गवर्नमेंट के साथ में यूनियन गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था कि ये जा रहे हैं, तब तक इनको क्वारंटाइन रखना जब तक कि ठीक नहीं हो। जैसे रामगंज में एक ही व्यक्ति ने करीब 450 लोगों को संक्रमित किया। वो जहां से भी आए थे, घर वापसी कोई भी आ सकता है, वो व्यवस्था हमें पहले रखनी चाहिए थी। हम क्या कर रहे हैं कि जब हमें प्यास लग रही है हम कुआं खोदते चल रहे हैं। पीपी किट घटिया किस्म के हमारे पास में, हमारे पास में टेस्टिंग किट्स की स्थिति अजीब व गरीब। आज भी टेस्टिंग किट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी सीजीए राजस्थान, उन्हीं की आप पोजीशन देख लीजिए, 1 में पॉजिटिव और 5 में नेगेटिव। तो ये जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि इस वजह से सरकारों के स्थिति पे सवाल खड़े होते हैं कि हमारे मॉनिटरिंग का अभाव है। मैं कुछ देर के लिए एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में वापस जाऊंगा। श्याम जी, जो हम चर्चा कर रहे हैं वह चौराहे की चर्चा है। लोग आम चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा करते हैं ग्रुप्स में कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो इसे कैसे देखूं? देखिए योगेंद्र जी, बात मैं फिर कह रहा हूँ कि राजस्थान के हालात गंभीर है। अब हम जहाँ भीलवाड़ा मॉडल की बात करते थे, आज भीलवाड़ा की स्थिति गंभीर हो गई है। हम नहीं समझ पा रहे, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे। आज देखिएगा टॉक में पूर्व उप मुख्यमंत्री गए, वहाँ की स्थिति देखिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नामो निशान नहीं है। आप जोश में खरोश में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको जो कहा गया कि 50 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, आप विधानसभा में कर रहे हैं ना, कितने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? 200 लोगों के, और जिसमें आपको मालूम नहीं पड़ा कि एक विष्णु जो है वहाँ के वो तो पॉजिटिव थे। अब आप चेक करके नहीं ले पाए। 200 विधायकों को जब एंट्री दे रहे हो अंदर, तो आप उनकी कोरोना जांच नहीं कर पाए। कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर जनप्रतिनिधियों को ही आप इन कोरोना से संबंधित चीजों की जानकारी देकर के अगर हाउस नहीं चलाओगे, तो आम जनता का तो फिर भगवान भरोसे है। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है हमें। देखिएगा, राजनीतिक तौर पर सरकार की भी कमियां हैं। सरकार कहती है हमने व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन जब आज प्रदेश अध्यक्ष सीकर में जाते हैं तो उनको बताते हैं कि सीकर की आप क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति कितनी खराब है। बहुत जगह हाँ डॉक्टर्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को भी आप तरीके से सुविधा देकर के ठीक तरह की स्थिति खड़ोगे, जब भी तो हालात ठीक होंगे, नहीं तो हालात बिगड़ते जाएंगे। तो इसलिए आपको 100% आपको स्थिति में सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो स्थिति बनी वो तो रहेगी। इसलिए हालात गंभीर है, सोचना पड़ेगा। राज्यपाल बार बार आप वापस आ रहा हूँ श्याम जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। डॉक्टर रुद्रदेव पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनके हम आभारी हैं कि ये एक वीक टाइम होता है डॉक्टर्स का देखने का सारी जगह, लेकिन उन्होंने जन टीवी के लिए समय दिया है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना कितना डरा रहा है अभी हमारे समाज को, क्योंकि लोगों में एक अजीब किस्म का डर देखा जा रहा है चर्चाओं के साथ साथ, कि पहले हमें डरा दिया गया, जब डरने का वक्त है तो खुला छोड़ दिया गया। इसे मैं कैसे देखूं? देखिए, पहले आपने नोट किया होगा कि हर जगह कोरोना चलता था, इतना है, लोग एक एक नंबर बढ़ते थे तो डरते थे। लेकिन आज आप देख के चलिए, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, डिजीज उससे 1000 गुना ज्यादा है। हम जो नोट कर रहे हैं, आप देखिए गांवों से भी बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। पहले शहर तक ही सीमित था, उनके अंदर उनको सिम्टम्स किसी को है किसी को नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल्स में बेड का बड़ा इशू आ रहा है अब की तारीख में। तो अभी जो 1-2 महीने 3 महीने है, हमें बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। और उल्टा हुआ है, मान के चलिए पहले 100 गुना करते थे पॉइंट देंगे, तो अब 30% ही प्रिकॉशंस ले रहे हैं आदमी। कोई भी मास्क नहीं पहनता, दोस्त यार बैठे हैं, उनको लगता है कोरोना में कुछ नहीं होता। लेकिन आप देखिए साइलेंट कैरियर्स बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, तो वो घर लेके जा रहे हैं पेशेंट्स। यंग जनरेशन को थोड़ा केयर कम होती जा रही है, प्रॉब्लम बहुत है। इसको हमें और बताना पड़ेगा जनता को कि 2-3 महीने ध्यान रखें, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है डिजीज, और एक्सपेक्टेड भी है कि बढ़ेगी। जी, एक सर सवाल और आता है कि सैनिटाइज जो किया जा रहा है, कहते हैं लोग, मतलब ये स्वयं धारणा भी बनती जा रही है लोगों की कि उससे चर्म रोग बढ़ रहा है, हमें नहीं करना चाहिए, या फिर उससे किसी के श्वास की बीमारी बढ़ रही। क्या कुछ ऐसा सत्य है या सिर्फ एक गॉसिप में ये सब चीजें? देखिए, जो मैंने नोट किया है, आप देखिएगा सांस की बीमारी क्यों बढ़ रही है। आप एक मास्क लेते हैं और उसको 20-25 दिन तक पहनते रहते हैं। आप कॉमन मैन की बता रहा हूं मैं, हम लोग तो चेंज करते हैं। आप देखिएगा फट जाता है मास्क, उसमें से रेशे निकल जाते हैं,
और पहनते हैं उन लोगों के लिए भी नुकसान हो रहा है उस चीज का। तो मैं ये भी अवेयर करना होगा कि कोई एक मास्क है, सपोज कपड़े का यूज कर रहे हैं तो उसको धो लें डेली, उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस रह सकते हैं। यदि आप नॉर्मल मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, आप N95 या ब्लू कलर का मास्क यूज कर रहे हैं, तो 2 से 3 बार 4 बार ही यूज में आता है वो भी एक 48 घंटे के बाद यूज करना है उसको। तो डिजीज है वो बड़ी है, अवेयरनेस कम हुई है इसके अंदर, तो अपने को इस चीज का ध्यान रखिएगा। रही इसकी बात इन्फेक्शन की बात, देखिए जो सैनिटाइजर्स यूज करते हैं नो डाउट उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें एडेसिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ अपने इम्प्यूरिटीज रहती हैं, लेकिन सोप बेस्ट ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन यदि कोई कहेगा तो सोप है, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप सैनिटाइजर ही यूज कर सकते हैं। तो सैनिटाइजर बेस्ट ऑप्शन है। 70% अल्कोहल यदि यूज करते हैं, इन 2 चीजों से काफी हद तक आप बच सकते हैं कोरोना की बीमारी से। जी शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए चिंता की बात है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, चाहे सिस्टम की लापरवाही हो, चाहे मेरी आपकी लापरवाही हो, यानी कि आमजन की लापरवाही हो। और निश्चित रूप से चिंता का विषय है ये, हमें चर्चा खुल के करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पहले दौर में हम वापस जाना चाहिए इसमें। मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन कर दीजिए, आप जहां स्थितियां बिगड़ रही हैं कुछ टाइम के लिए आप कर भी दीजिए, लेकिन वापस उस दौर में वापस आना होगा जो महसूस किया जा रहा है कि जहां नेग्लिजेंसी बरती जा रही है, लोग बिल्कुल क्या बीमारी है कुछ नहीं है तो अफवाह उड़ाई जा रही है। तो ऐसे लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता ज्यादा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी योगेंद्र जी, मैं दरअसल डॉक्टर साहब आए थे तो मैं एक सवाल उठाना चाह रहा था कि हमारा देश जो है, जिस तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे देश में है, जिस तरीके से लाइफस्टाइल हमारे लोगों की है, उसमें इस तरह की महामारी का फैलना असंभावी था। इसको रोक पाना किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं था। हाँ, शुरुआती दौर में अगर प्रिकॉशंस लिए जाते तो कुछ हद तक कंट्रोल होता, लेकिन तब भी मैं मानता हूं कि इस देश में पॉपुलेशन का प्रेशर और जो रहने का और लाइफस्टाइल है उसमें यह संक्रमण होना था। अब आप उन हालात में हैं कि जब आपका संक्रमण नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये तो साबित हो चुका है। डॉक्टर साहब आए थे तो मैं यही सवाल उठाना चाह रहा था कि देखिए कोरोना के अंदर सबसे बड़ा समस्या होती है मौत को रोक लीजिए। मौत रोकने का बहुत आसान तरीका है, डॉक्टर साहब शायद तस्दीक करेंगे कि डेंजर जोन में जब पेशेंट जाता है तो ब्रीथ जो है, सांस उसकी रुक जाती है, ऑक्सीजन उसके शरीर में घट जाता है, तब वो डेंजर जोन में चला जाता है और उसके बाद उसकी डेथ होती है। अगर आपने अर्ली स्टेज पर जैसे ही उसकी ऑक्सीजन शरीर में घटती है, उसको इमीडिएटली आपने ऑक्सीजन दे दी तो वो रिकवर कर जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इससे लड़ने का बहुत आसान तरीका है। अगर पूरा देश डिसाइड कर ले कि डेंजर जोन में जाने वाले को हम आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट दे देंगे, बाकी के लोग माइल्ड सिम्टम्स वाले तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। अगर उसको आपने कंट्रोल कर लिया तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए ये एपिडेमिक जो है इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ये साबित करके दिखाया है। और अब पूरे देश में इस चीज की आवश्यकता है कि ऑक्सीमीटर के जरिए आप पेशेंट्स को के सिम्टम्स को कंट्रोल करिए और ट्रीटमेंट दे दीजिए। सब लोगों को हॉस्पिटल में भेजने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर संक्रमण होगा, लगभग सब उसके जद में आएंगे। 50% से ज्यादा लोग बहुत सारे स्टेट्स में आ चुके हैं और भी आएंगे। लेकिन अगर आपने सीरियस पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, आपकी मौत टल जाएगी। आपका ये संक्रमण जो है इतना हानिकारक नहीं होगा। देखिए एक और बहस हो रही थी, उस पर भी मैं बात कह दूं कि दूसरे देशों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हम लोग उतना नुकसान नहीं हुआ। ये भी हमारी गलतफहमी है। दूसरे देशों में आर्थिक नुकसान उतना नहीं हुआ है जितना हमारे यहाँ हुआ है। हमारे यहाँ जनहानि भले ही कम हुई होगी, लेकिन आर्थिक नुकसान इतना जबरदस्त हुआ है कि आप आने वाले 20-25 साल तक संभल नहीं पाएंगे। और इतना नुकसान आपके पड़ोसी देशों में नहीं हुआ, न पाकिस्तान में हुआ, न बांग्लादेश में हुआ, न नेपाल में हुआ, न किसी और देश में हुआ। अमेरिका, ब्राजील और तमाम देशों में आपकी तरह से कमर नहीं टूटी है आर्थिक रूप से। जो गलतियां हमसे हुई है वो बहुत बड़ी है। भले ही हम आदमी नहीं मर रहे हैं,
लेकिन आदमी जो है भूख से मरेंगे, आदमी आत्महत्या करेंगे, वो एक संकट हमारे सामने है। जी शास्त्री साहब, मैं रोकना चाहूंगा, हर स्टेट का अपना एक रोल मॉडल है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है किसी ने जो भी प्रयोग किया। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, हम बेशक ये कहेंगे कोई डर नहीं है, कोरोना के बीच ही काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए, आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होनी चाहिए, रोजी रोटी बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डराने वाली जो बातें हैं कि जो हालात बनते जा रहे हैं वो निश्चित रूप से डराने वाले बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आम जनता डर के रहे, बिल्कुल मत डरिए, लेकिन स्थितियां ऐसी बन रही हैं, या तो मॉनिटरिंग की कमी है, कुछ ना कुछ तो है। पीसीआर वैन खड़ी रहती है और सामने लोग खड़े हैं झुंड बना करके। जो पहले एक व्यक्ति जाता था तो उसके पास मास्क सप्लाई कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, आप मास्क दिखाइए। अभी कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आप लोग खड़े एक साथ में यहाँ पे। रोचक बात बताता हूँ, प्रार्थना की विनती होती है, देखते हैं कि वाहन चालक ने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है। सबसे बड़ी बात है कि जो पूछने वाले उनके मास्क ही नहीं, मुझे लगता है ये अवेयरनेस की कमी है, नहीं है, अंदर से लोगों को जागरूक होनी चाहिए। मेरा मास्क मिले समाज के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली का रोल मॉडल सुना अभी आपने, मैं आपके भी रोल मॉडल को जानना चाहूंगा। भीलवाड़ा मॉडल अभी भी है, रामगंज मॉडल अभी भी है, या फिर कोई दूसरा मॉडल है राजस्थान में? योगेंद्र जी, मैंने आपको कहा डॉक्टर साहब बैठे हुए, वायरस का कोई नेचर पकड़ नहीं सकता। 15 दिन बाद राजस्थान आपको नंबर 1 लगने लग जाए, दिल्ली वापस नंबर 10 पे आ जाए, इसका कुछ पता नहीं लगता है वायरस का। डॉक्टर साहब बता पाएंगे वायरस का ये क्या मिटिगेट करेगा, कैसे अपना रोल दिखाएगा, आप पता लगेगा आपको 15 दिन बाद राजस्थान नंबर 1 वापस सबसे बढ़िया हो गया रोल मॉडल। इसका जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, क्योर नहीं आएगा, जब तक आप इसका कुछ नहीं कर सकते। और जब तक आप रूट कॉजेज, मैंने कहा आप जैसे पान गुटखा मसाला प्रतिबंध होने से क्या है, उनकी फैक्ट्रियां तो बंद ही नहीं कर रहे, रूट कॉज को तो आप बंद ही नहीं कर रहे हो बीमारियों के। जब तक आप करोगे क्या डॉक्टर साहब बता पाएंगे इस बात में। आप देखो पान गुटखा मसाला जगह जगह डॉक्टर साहब लोग थूकते हैं, उससे कितना इन्फेक्शन जाता है घरों के अंदर, जूते चप्पल पे लग लग करके। वो आप उसको प्रतिबंधित कर रहे हो, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बंद ही नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं तो मॉडल की बात कर रहा हूँ। अभी कौन सा मॉडल अपना रहे हैं हम लोग? नहीं, हमारा मॉडल तो सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग आज भी राजस्थान में ही हो रही है, आप ये देख लीजिए। टेस्टिंग, अरे भाई टेस्टिंग तो चाइना से किट आ रही है, आज ही चाइना से किट आ रही है, वो अगर खराब निकल रही है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगी। और आज भी जो है RT-PCR मॉडल को 85% विश्वसनीय मान रहा है ICMR। डॉक्टर साहब से आप पूछो मेडिकल चीजें, आप उसके बाद भी राजस्थान को एक स्टेट के पीछे पड़ने से क्या, राजस्थान आज भी सबसे बढ़िया है। आप देखिएगा अगले 7 दिन में 10 दिन में राजस्थान को आपको वापस रोल मॉडल दिखने लग जाएगा। चलिए ठीक है, पंकज जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। पंकज जी आपके पास आना चाह रहा हूं। जी, क्या आपको लगता है कि पार्टी स्तर पे भी चर्चाएं बंद होने लग गई? पहले बड़ी चर्चाएं होती थी, प्रधानमंत्री जी सबसे मुलाकात कर रहे थे, अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पे एक बार फिर से चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा उन्होंने, ये सत्र शुरू होने से पहले की बात है, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कहा कि प्रधानमंत्री जी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से एक बार फिर चर्चा करनी चाहिए। शायद उन्होंने 8 या 9 मुख्यमंत्रियों से की भी थी कुछ दिन पहले। तो क्या वास्तव में हमें इसी हालात में रहना होगा, या फिर कुछ आपका अपना भी कोई आइडिया है कि हाँ वास्तव में सरकार को इस दिशा में भी आगे जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको 2 चीज बहुत साफ बताता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब ये देखेंगे तो आज ये जो स्थितियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, जो डॉक्टर्स को इलाज करना चाहिए, जो चीजें हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीजें हो रही है, वो जो है डॉक्टर्स जो कहते हैं वो नहीं हो रहा है। मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, आप पूछ लीजिए, बहुत सारी फाइलों को निकाल करके ढूंढ लीजिए, किस दिन चर्चा करा लीजिए। जो बेसिकली जो डिमांड डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो चीजें मांग रहे हैं, वो चीजें नहीं हो रही हैं। उसका तय कौन कर रहा है? कि एडमिनिस्ट्रेशन तय कर रहा है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है, मुझे बताइए, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि एक डिस्पेंसरी चले जाइए। मैं गांधीनगर डिस्पेंसरी गया, वहां जो है 5 से 7 ऑक्सीमीटर एक जगह होने चाहिए ना। भाई दिक्कत क्या है? यदि कोई आदमी आ रहा है इलाज के लिए, किसी चीज का इलाज के लिए आ रहा है, जैसा शास्त्री जी ने कहा, भाई उसका एक बार आप ऑक्सीमीटर से कम ये तो जांच लीजिए उसका ऑक्सीजन ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन आप देखिए कि स्थिति यह है कि जो चीजें हैं वहां पर वो उपलब्ध नहीं हो रही हैं। अभी आज आपने देखा तो जालसू के अंदर जो है खुद जो है सतीश पुनिया जी गए, वहां पर डॉक्टर्स के पास जो है पीपी किट नहीं है। अब ये जो चीजें हैं, क्योंकि आप लगातार, क्योंकि यदि आपने कुछ कह दिया और ये कर दिया तो डॉक्टर का ट्रांसफर जो है जयपुर से बाहर होना निश्चित है। तो वो डॉक्टर जो है वो इस चीज में दबाव में है कि भैया जो चीज सरकार दे रही है, जैसा सरकार कह रही है उसका काम करते रहिए। वाराणसी में तो 40 लाख की पॉपुलेशन 42 लाख टेस्ट बता रहे हैं। हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, रुक जाइए ना, रुक जाइए, क्या बार-बार सुन जाइए ना। आप देखिए जब कल था
प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमको सीखना होगा, आपके प्रधानमंत्री ने कहा साथ सीखना होगा कोरोना। आपके यूपी में क्या हो रहा है? आप हर बात में कांग्रेस करते हो, आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हो देश के, खाली कटोरे बजवा रहे हो, खाली राजस्थान को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, आप सरकार गिरा नहीं पा रहे हो। आपने एम्स के डायरेक्टर की क्यों नहीं मानी सिफारिश? आपने एम्स के डायरेक्टर की सिफारिश, आप राजस्थान की बात करते हो। केंद्र सरकार ने कौन से टेक्निकल लोगों से बात की? आपके प्रधानमंत्री ने कोई टेक्निकल लोगों से बात की क्या? गाइडलाइन जारी करने से पहले एनडीएमए के चेयरमैन है प्रधानमंत्री, आपको यही पता नहीं है? अथॉरिटी का योगेंद्र जी, हमने जो है आरटीआई के अंदर 12 एप्लीकेशन लगाई है। अरे भाई एनडीएमए के अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री है। हमने पूछा है जो आपने मार्च में ऑर्डर दिए थे उनके ऑर्डर आपने कब लिए, और जिन लोगों को आपने जो है मई के अंदर डिमांड किया कंपनीज को, उनको आपने जून में सप्लाई क्यों ले ली आपने उनसे खराब सप्लाई? अरे भाई आप 15 अगस्त पे 6 लाख गांवों को जोड़ रहे हो ऑप्टिकल फाइबर से। ऑक्सीमीटर की बात करें, लिया था ऑक्सीमीटर ट्रंप, अभी आज कह रहे हो अमेरिका ने 100 वेंटिलेटर भारत के पास भेजे। आप तो नमस्ते ट्रंप से उनसे ही फुर्सत नहीं मिल रही है आपको, खाली कटोरे से फुर्सत नहीं मिल रही, क्रिटिसाइज करने कांग्रेस को चले हो। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 40 लाख की पॉपुलेशन है, आप कह रहे हो 42 लाख टेस्ट हो गए। आपको खुद का तो पता नहीं है, नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा, आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता देश को, और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने चले हो। चले, ये वैसे मुझे लगता है कि मुद्दा ऐसे मोड़ पे नहीं है कि इस पे एक दूसरे की टांग खिंचाई हो। मुझे तो ये लगता है कि मैंने नहीं करी आरंभ में, इन्होंने स्टार्ट कर दी, इनके पास मुद्दे ही नहीं है कि जो कुछ है हम उसे कंट्रोल में कर रहे हैं। सरकारों का भरोसा जनता से उठ रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने बड़ी चुनौती है इस वक्त कि जनता में भरोसा पैदा करना, वो चाहे कैसे भी करना हो। अगर लोग योगेंद्र जी, मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब से कि इस सिचुएशन में देश को एक दिशा देने वाली केवल मेडिकल लाइन वाले ही अब उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, और वो सॉल्यूशन जो है आप टेस्ट करते रहिए, टेस्ट से कुछ नहीं होना, जितना ज्यादा करेंगे आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन आप ट्रीटमेंट तो नहीं कर पा रहे। ट्रीटमेंट करने के लिए ऑक्सीमीटर एकमात्र वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डेंजर जोन में जाने वाले पेशेंट को बता देता है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि इस तरीके से आप डेथ रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आप गुटखे पान मसाले पे भी बताओ डॉक्टर साहब। आके खड़े हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी राजनीतिक दल या जन टीवी की कोई ख्वाहिश नहीं है कि हाइप पे जाए हम लोग इस पे कि बिल्कुल लोग भिड़ रहे हैं और देखें कि वो हाइपर हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि वास्तव में जनता का भरोसा जीतना इस बार। अगर कहीं सिस्टम में कोई खोट है उसे दुरुस्त करना, ये हमारी कवायद है, हमारी इच्छा है। वास्तव में मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अभी देवेंद्र शास्त्री साहब ने भी आपसे सवाल किया कि अब हमें करना क्या चाहिए। सरकार भी अगर कहीं पे ध्यान नहीं दे रही है तो हमें वास्तव में क्या करना क्या चाहिए। देखिए जनता का भरोसा टूट रहा है। देखिए जैसा देखते हैं बेड नहीं मिल रहे हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल्स अभी अप्रूव्ड किए हुए हैं। पहली चीज तो ये, आप किसी भी हॉस्पिटल में फोन कीजिएगा बेड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट से जयपुर पेशेंट्स आ रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा था अखबार में कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा कदम मानता हूं मैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, काफी बड़े लेवल के हॉस्पिटल हैं, उनको पेशेंट्स को वहीं रोक दें तो बेटर रहेगा। जयपुर में ही बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं, तो जयपुर के हॉस्पिटल इतने हैं कि वो कैटर कर सकते हैं। हर हॉस्पिटल को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि लिमिटेड बेड दे दें तो बेटर सर्विसेज मिल पाएंगी। एसएमएस से जैसे अभी इन्वॉल्व थोड़ा उसको भी कर लें तो बेटर मिल पाएंगी। और सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है। अभी लिमिटेड हॉस्पिटल्स की वजह से स्केर्सिटी हो रही है ब्लड जो बेड्स की आ रही है। मोस्टली 70-80% जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है उनको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है वो भी अमाउंट धीरे धीरे और बढ़ेगा क्योंकि अपनी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके लिए अपने को तैयार रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स बढ़ाने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाला पेशेंट्स जो पॉजिटिव आ रहे हैं घर में बैठ के इलाज कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल ही जाना उनका जरूरी है। ये बहुत सारे लोगों की धारणा है कि हम घर में भी इलाज कर सकते हैं इसका। देखिए सर दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हॉस्पिटल्स में जगह खाली पड़ी है। अब ये हालत हो गया, दिल्ली में अब अवेलेबल है बेड। डॉक्टर सर वहां पे इन्वॉल्वमेंट 30-40% हो चुका है, जो भी यहाँ जयपुर में नहीं हुआ। आने वाले टाइम में ये भी डाउन होगा इसका ट्रेंड, लेकिन अभी तो काफी इंक्रीज है। तो अपने देखिए जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होता है वो घर पे इलाज कर सकते हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। सेल्फ मेडिकेशंस नॉट अलाउड। पेशेंट्स को पता ही नहीं चलेगा, उसको ऑक्सीमीटर वगैरह उसको चाहिए।
हैप्पी हाइपोक्सिया वर्ड होता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता, उसकी सैचुरेशन 60% 70% चलती है, सडन कोलैप्स हो जाता है पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो वार्ड्स में इलाज किया गया है, प्रॉब्लम सिर्फ आईसीयू की आती है हर जगह, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। अदरवाइज जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको आसानी से घर में या इवन छोटे हॉस्पिटल्स में क्यों मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि सिंपल 2 या 3 दवाई हैं जो लोग दे रहे हैं, अभी टेस्टेड हैं, जो अप्रूव नहीं है नो डाउट, लेकिन उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स की है मेनली। आप देखिए कि दिल्ली में भी यही प्रॉब्लम्स आई थी, हर जगह अमेरिका में, यूरोप में, इटली में जो क्रिटिकल पेशेंट्स को बेड है वो नहीं मिलते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वहां है। एसिम्प्टोमेटिक तो अच्छे मैनेज हो रहे हैं, पेशेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, तो बेड अवेलेबिलिटी यदि बढ़ाई जाए तो डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट रोक दें, जयपुर में भी हॉस्पिटल सेग्रीगेट कर दें। मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं श्याम जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन मैं सॉरी, समय हो चुका है ऑलरेडी, काफी हम आगे जा चुके हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि हम किसी को डर पैदा करने की कोशिश करें या फिर राजनीतिक दल एक दूसरे की टांग खिंचाई कर, बिल्कुल नहीं है। मुद्दा यह है कि आम जनता के बीच एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या हमें अब कोरोना से डरना चाहिए, या डरना चाहिए तो फिर खुला क्यों छोड़ा गया है, या जिन लोगों की वजह से हमें सफर करना पड़ रहा है उन पे लगाम लगाई जाए। निश्चित रूप से कोई ना कोई सरकारों को अब कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर ये सोच के चलेंगे कि सब कुछ हर्ड इम्यूनिटी पे आएगा, वो डॉक्टर साहब शायद पहले बता चुके, 100 करोड़ पे जब पहुंचेगा ये, तो कब पहुंचेगा, क्या स्थिति बनेगी, कितने लोग मर चुके होंगे उसमें, मुझे लगता है उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी हमें कोई कदम उठाना चाहिए, और कैसे इसे रोक सकते हैं उस पर हमें वापस से इस ख्याल में ध्यान देना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी। मुझे लगता है तभी हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।